नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक वक्त दुनिया में छात्र राजनीति का हल्ला था। छात्रों और युवाओं ने वैश्विक पैमाने पर हड़कंप पैदा किया था। आज आबादी के अनुपात में नौजवानों की तादाद गजब है, लेकिन छात्र युवा राजनीति पेंदे पर है। उस नाते भारत में जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय की घटनाओं से छात्र राजनीति में जो बुलबुला आया है वह दिलचस्प है। राष्ट्रीय मीडिया ने इन बुलबुलों में क्रांति की आहट बूझी है। इसके कई मतलब है। भारत में नौजवान वोट आज निर्णायक है। नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल, नौजवान समर्थन से ही इनका जलवा बना। पर इस नौजवान की बुनावट आकांक्षी प्रवृत्ति वाली है, मतलब उसे आज के वक्त की भूख है। आज के नौजवान की पहचान नौकरी, छोकरी, पैसा और भोगवादी ललक है। इसलिए छात्र राजनीति और युवा विद्रोह का वह जलजला नहीं बन सकता जो 60-70 के दशक में दुनिया में आया था। फिर तथ्य है कि भारत में छात्र युवा राजनीति में दक्षिण पंथ हावी है। लेफ्ट जनवादी संगठन हल्ला बोल की मुखरता भले लिए हुए हो, लेकिन आरएसएस के एबीवीपी का कॉलेज कैंपस में अधिक बोलबाला है। तभी हैरानी है जो छात्र राजनीति के फ्रिंज लेफ्ट अंबेडकर संगठनों ने मीडिया में अधिक जगह पाई। भाजपा का युवा मोर्चा, संघ का विद्यार्थी परिषद संगठन बहस आंदोलन में हावी नहीं हुआ। यह शायद छात्र युवाओं की अराजनीतिक मनोदशा का संकेत है। भारत के छात्र नौजवान जेएनयू की चरमपंथी हवा वाले नहीं हैं। छात्र और युवा राजनीति की मुख्य धारा का मिजाज अलग है। सवाल है, कैंपस से राजनीति निकले या पार्टियां कैंपस में राजनीति कराए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राज्यसभा में मनोनीत श्रेणी की 2 सीटें खाली हो गई हैं। पिछले शीतकालीन सत्र में ही एच.के. दुआ और अशोक शेखर गांगुली को विदाई दे दी गई थी। 5 और सदस्य 21 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। इस तरह सरकार को कुल 7 नए सदस्यों को मनोनीत करना है। इन 7 सीटों के लिए सिनेमा, खेल, कारोबार, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र से कई लोगों की लॉबिंग शुरू हो गई है। इन 7 सीटों में से एक सीट जावेद अख्तर की है। बताया जा रहा है कि अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को ये सीट मिल सकती है। पद्म पुरस्कार के समय हुए विवाद के बाद कहा जाता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें एक सीट का वादा किया है, लेकिन इसी सीट के लिए अनुपम खेर की दावेदारी भी बताई जा रही है। जिस तरह सार्वजनिक मंच से उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफदारी की है, उससे उनकी संभावना बढ़ी है, लेकिन उनकी पत्नी किरण खेर के सांसद होने से उनको मुश्किल हो रही है। ऐसे ही हेमा मालिनी के कारण उनके पत्नी धर्मेंद्र भी रेस से बाहर हुए हैं। एच.के. दुआ की सीट के लिए कई पत्रकार कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जी मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्र के लिए संघ की ओर से प्रयास किया जा रहा है। उनके अलावा स्वप्न दास गुप्ता और रजत शर्मा भी दावेदार बताए जा रहे हैं। अकादमिक कोटे से संघ की ओर से राकेश सिन्हा का नाम दिए जाने की चर्चा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्यों के चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में फैसला करेंगे। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय प्रबंधकों को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कोई खास कामकाज होने की उम्मीद नहीं है। 25 अप्रैल से जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा, उस समय तक 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चरम पर होगी। दक्षिण के तीनों राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 16 मई को वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के भी 3 चरण बाकी रहेंगे। ऐसे में सरकार को नहीं लगता कि संसद में कोई विधायी कामकाज हो पाएगा। तभी कहा जा रहा है कि सरकार पहले चरण के बचे हुए दिनों में ही कुछ जरूरी विधायी कामकाज निपटाना चाहती है। आधार नंबर को वैधानिक स्थिति दिलाने के लिए पेश किए गए बिल को पास कराना है। इसके अलावा सरकार ने पहले चरण के लिए 1 दर्जन विधेयकों की सूची तैयार की है। जिस बिल पर कोई विवाद नहीं है, उसे पहले चरण में ही पास कराना है और बजट से जुड़े कामकाज ही दूसरे सत्र के लिए रखने हैं। सरकार के संसदीय प्रबंधकों को उम्मीद है कि जीएसटी बिल छोड़कर बाकी सब पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस ने खुद ही पहल करके कहा है कि रियल एस्टेट बिल सरकार जल्दी पास कराए। हालांकि इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ संशोधन चाहती है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। फिर भी 2-3 विधेयकों को छोड़कर बाकी पास कराए जा सकते हैं। सो विधायी कामकाज के लिहाज से बचे हुए कामकाजी दिन काफी अहम होंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर पहले दिन से अटकलें चल रही हैं। जब से वे मंत्री बनी तब से कहा जा रहा है कि उनका विभाग बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां उनको निशाना बनाकर उनकी कुर्सी और पक्की कर रही हैं। उनके करीबी जानकार का कहना है कि विपक्ष ने उनको लेकर जितने विवाद खड़े किए हैं, उससे तय हो गया है कि वे इसी पद पर रहेंगी या उनकी तरक्की होगी। स्मृति ईरानी की डिग्री से लेकर उनके ज्योतिष के पास जाने तक और उनकी गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन असली विवाद शिक्षा के भगवाकरण और शैक्षिक परिसरों में सरकार के कथित तौर पर बढ़ते दखल का है। इसके अलावा विपक्ष ने ये आरोप
आरोप लगाना भी शुरू किया है कि स्मृति ईरानी आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमोटर बन गई हैं। बाद वाले तीनों विवादों से उनकी ताकत बढ़ी है। संघ से जुड़े कई नेता मान रहे हैं कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया है। 2 साल के भीतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के हर यूनिवर्सिटी में एक ताकत बन गई है। बाकी सारे छात्र संगठन उससे लड़ रहे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू और अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विवाद से स्मृति ईरानी को फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह ने भगवाकरण को लेकर जो विवाद खड़ा किया है उससे भाजपा नेताओं को फायदा दिख रहा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में धन्यवाद भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को सही तरीके से चलाने के लिए विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल अपने आप में सदस्यों की अपनी संपत्ति की तरह है। महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना जैसी कई बातों के लिए सबसे ताकतवर समय है। मोदी ने कहा कि प्रश्नकाल सरकार को सजग रखने के लिए अहम है। यही लोकतंत्र की ताकत है। मोदी ने कहा कि संसद चलने की वजह से सबको बोलने का समय मिला। सरकार नीतियों के आधार पर चले। हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में अहम कदम उठाए। हमें क्वांटम जंप की तरफ जाना जरूरी है। मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में तालमेल जरूरी है। मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को मृत्यु की तरह वरदान मिला है। जिस तरह मृत्यु को कभी बदनामी नहीं मिलती, उसी तरह कांग्रेस को भी कभी बदनामी नहीं मिलती। मोदी ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त पारदर्शिता है। हमने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में स्किल डेवलपमेंट पर अलग मंत्रालय बनाया गया। 1.5 साल में ITI में 30% इजाफा हुआ। मोदी ने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करते हैं और दूसरे श्रेय लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अगर काम किया होता तो हमें जन धन लाने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली में यमुना के किनारे 11 से 13 मार्च तक होने वाले श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सशर्त मंजूरी दे दी है। NGT ने कहा कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अग्निशमन विभाग से मंजूरी लेनी होगी और कार्यक्रम स्थल के ढांचे की स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। NGT ने आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि DDA पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि दिल्ली के यमुना बैंक के करीब 1000 एकड़ एरिया को अस्थायी गाँव के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का 3 दिन का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल होना है। इस फेस्टिवल में योगा, मेडिटेशन और शांति प्रार्थनाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को समन जारी करते हुए 7 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस मामले में अरुण जेटली का आरोप है कि आप नेताओं ने DDCA विवाद को लेकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। जेटली ने अपनी शिकायत के पक्ष में 5 गवाह पेश किए, जिनमें DDCA के अधिकारी, वकील और एक वरिष्ठ पत्रकार का नाम शामिल है। गौरतलब है कि इस मामले में अगर अरुण जेटली अपराध साबित कर देते हैं तो आप नेताओं को 2 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता व गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर पर जमकर भड़ास निकाला। योगी ने अनुपम खेर को असल जिंदगी का खलनायक बताया है। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक हैं। दरअसल पिछले हफ्ते कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को भाजपा से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए। अनुपम खेर के इस बयान के बाद से ही योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नौजवान आबादी में उफान के साथ शिक्षा संस्थाओं में भी उफान है। इसमें छात्र नौजवानों का कैरियर पर फोकस है। ऐसे में छात्र संगठनों का रोल क्या बनता है, यह भी ध्यान रहे कि मतदान की 18 साल की उम्र से छात्रों की राजनीति में अहमियत अपने आप है। तभी छात्र युवाओं पर राजनीतिक दलों का फोकस करना स्वाभाविक है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इन दिनों देश में उल्टी गंगा बह रही है। एक जमाना था जब विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र राजनीति में उबाल आता था तो छात्र स्थापित नेताओं और पार्टियों की ओर देखते थे। आज उल्टा हो रहा है। आज देश के स्थापित राजनेता और पार्टियां छात्रों की ओर देख रही हैं। शायद ही किसी को याद होगा कि 1974-75 में जब गुजरात और फिर बिहार में छात्र आंदोलन हुआ तो उसका नेतृत्व किस छात्र के हाथ में था। सब लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि बुजुर्ग जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था।
आज स्थापित नेता हाशिए में हैं और लोगों की जुबान पर रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार और ऋचा सिंह का नाम है। देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी को भारत का लोकतंत्र कन्हैया कुमार के कंधों के भरोसे सुरक्षित दिख रहा है। सीताराम येचुरी और राहुल गांधी जैसे नेता कन्हैया के पीछे खड़े दिख रहे हैं। इसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष ऋचा सिंह में भाजपा विरोधी पार्टियों को अपना रहनुमा दिख रहा है। 8 पार्टियों ने उनके समर्थन में प्रस्ताव पास किया है और राज्य की सपा सरकार उनको बहादुरी का पुरस्कार दे रही है। इसी तरह हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दिल्ली में छिड़ी है और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता रोहित की मां और उसके भाई को आगे करके राजनीति कर रहे हैं। ये भारत की राजनीति और छात्र राजनीति दोनों का अद्भुत मुकाम है। इसमें रोशनी की किरण है तो घनघोर अंधेरा भी। रोशनी की किरण ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस से नेताओं की नई खेप भारत को मिलेगी। अरुण जेटली से लेकर सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद, प्रकाश करात, अजय माकन आदि नेता छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन अंधेरा ये है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस राजनीति का अड्डा बनते जा रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी और राजनीति पार्ट टाइम काम होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में राजनीति फुल टाइम काम होता जा रहा है। ये सिर्फ जेएनयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, जिनको राजनीतिक रूप से पहले से भी हलचल वाला माना जाता था। आईआईटी परिसरों में जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर संगठन बन रहे हैं और अपने स्वार्थ में बड़ी बड़ी पार्टियां इन संगठनों को प्रश्रय दे रही हैं और उनका मुद्दा उठाकर संसद में बहस कर रही हैं। ध्यान नहीं आ रहा कि पिछले कितने समय से संसद में शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता, उनके शोध के स्तर आदि के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन वहाँ की राजनीति को लेकर आए दिन चर्चा होती रही है। ये सही है कि इस समय देश में युवा आबादी सबसे ज्यादा है। देश का युवा बेचैन भी है और गुस्से में भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस बेचैनी की गलत व्याख्या कर रही हैं। हालांकि 4 साल पहले उन्होंने देखा है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में किस तरह से युवा भ्रष्टाचार के विरोध में उतरे थे। तब जाति, धर्म या क्षेत्र का कोई बंधन नहीं था। उस आंदोलन की सफलता का प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं। युवा शक्ति के ऐसे किसी सकारात्मक इस्तेमाल के बजाय पार्टियां उनको जाति, धर्म और क्षेत्र में बांट रही हैं और उससे नरेंद्र मोदी की सत्ता पलट देने का मुगालता पाले हुए हैं। ये मुगालता भी मीडिया में उठे बुलबुले के कारण है। यूनिवर्सिटी कैंपस या आम छात्रों की सोच का अंदाजा पार्टियों को नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद छात्र राजनीति पर चर्चा करेंगे। छात्र बनाम राजनीति का मसला उलझा हुआ है। हकीकत है कि दुनिया में जितने भी नामी शैक्षिक संस्थान हैं, उसमें छात्र संघ राजनीति की वह बुनावट नहीं है जैसे अभी जेएनयू में देखी गई। सामाजिक हो या मानविकी, सभी में रिसर्च, गंभीर अध्ययन, अध्यापन का मसला होता है। उस नाते अकादमी संस्थाओं में छात्र राजनीति का क्या स्वरूप हो, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, आपका छात्र राजनीति का भी अपने वक्त में अनुभव रहा है। तब की छात्र राजनीति और आज की छात्र राजनीति में क्या आपको ये नहीं लगता है कि बुनियादी तौर पर नौजवान आबादी ज्यादा एपॉलिटिकल आज है, राजनीति से ज्यादा नाता नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए कि 1990 के दशक से पहले की जो छात्र राजनीति थी, या अगर कहें कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन तक की जो छात्र राजनीति थी, वो उस समय की जो परिस्थितियां थी जिसमें बेरोजगारी, नौजवान बहुत हताश था, डिग्री फाड़ दो, ये कर दो, और उसमें से एक छात्र आंदोलन निकला और कई आंदोलन निकले, गुजरात में निकला, बिहार में निकला। लेकिन क्या हुआ, चलते चलते जब एक जातिगत आंदोलन हुआ इस देश में मंडल कमीशन पर, उसके बाद से छात्र आंदोलन का रुख ही बदल गया है और खास तौर से छात्र आंदोलनों को जातिगत आंदोलन के तौर पर भड़काने की या उकसाने की कोशिशें हुई। लेकिन इसमें एक और बड़ी खास बात हुई कि 1990 के दशक के बाद जब उदारीकरण की नीति देश ने अपनाई, तो देश का युवा वर्ग, छात्र जो है, वो करियर कॉन्शियस हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि 90 के दशक से लेकर बाद तक अगर कोई छात्र आंदोलन हुआ है या युवा आंदोलन हुआ है, तो जातिगत आंदोलन तो हुआ है, लेकिन आर्थिक नीतियों पर, रोजगार के लिए,
नौकरी के लिए नहीं लेकिन उस 2000 प्रकार नहीं की- लेकिन जंतर मंतर वाला 2012 को भ्रष्टाचार के खिलाफ में तो छात्र नौजवानों की सहमति थी नहीं, उसमें। हाँ, देखिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ जी, अन्ना हजारे का, उसको मैं छात्र आंदोलन नहीं मानता जी। हूँ। वो अन्ना हजारे पूरी ने व्यवस्था के खिलाफ था वो, खिलाफ इसलिए था उसका और उसका दायरा बड़ा था। और उसका नेतृत्व छात्र आंदोलन नहीं था, छात्रों का आंदोलन नहीं था। जी, लेकिन अभी पिछले जो दिनों में जो 2 घटनाएं हुई हैं हैदराबाद में हाँ, और जेएनयू में, ये भी छात्र आंदोलन को जाति के साथ जोड़कर जी। आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जब से देश में उदारीकरण की एक लहर आई है, देश का युवा विद्यार्थी खास तौर पर एक करियर कॉन्शियस हो गया है। वो पढ़ना चाहता है, वो ये देखना चाहता है। आप देखिए कोचिंग क्लासेस में आपको भीड़ उमड़ी हुई दिख रही है। तो छात्र आज किसी भी तरह के आंदोलन के पक्ष में दिखता नहीं है। नहीं लेकिन इसमें फिर यह सवाल है कि भले नहीं दिखता हो, लेकिन जितना बड़ा इनका हल्ला हुआ जेएनयू के, और खास तौर पे ये कि ये आप मानेंगे या नहीं कि ये जो संगठन है, भले अंबेडकर छात्र संगठन हो या लेफ्टिस्ट आइसा और ये संगठन हो, ये प्रतिनिधि नहीं ज्यादा तो मेरे ख्याल से बाकी राइटिस्ट जो छात्र संगठन है उनका ज्यादा दबदबा कैंपस में है या नहीं है? देखिए मैं तो ये मानता जी। हूँ कि आज देश में न तो कोई छात्र आंदोलन है जी। और ना ही कोई मजदूर आंदोलन है, जी। क्योंकि ये जो उदारीकरण की आर्थिक नहीं, उसने नीतियों, उसने पूरी तरह से युवा वर्ग को करियर कॉन्शियस बना दिया है। और मेरे विचार से कोई आइडियोलॉजिकल छात्र आंदोलन इस देश में नहीं चल सकता। नहीं तो उस नाते लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, अगर जाति के आधार पर आंदोलन करने की कोशिश की जाती है, जो हो भी रही है, उसमें थोड़े समय के लिए तो जरूर छात्र उसमें जूझ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई जातिगत छात्र आंदोलन या नीतिगत छात्र आंदोलन नहीं अब इस देश में वैचारिक तौर पर नहीं जुड़ता हो। लगता है कि मुझे लेफ्ट में जो एक तरह से कन्हैया को लेकर ये कहा माना गया कि नहीं, कन्हैया का भाषण या ये उसमें लेफ्ट या जनवादी देखिए- नीतियों को लेकर एक गुबार या लेफ्ट वाले इतने उत्साहित हो रहे हैं। तो देखिए उसका एक कारण यह है व्यास जी कि लेफ्ट का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो बेस है, जिस तरह से वो समाप्त हो रहा है, उसके चलते वो बहुत परेशान रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि क्या अगर किसी तरह से छात्र आंदोलन के माध्यम से वो लेफ्ट का फिर से रिवाइवल हो सकता हो तो करने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आप देखेंगे नहीं, लेकिन इसमें इसकी प्रतिक्रिया में क्या नेशनलिस्ट छात्र, मतलब उसके वो छात्रों में और नौजवान में धारा बन सकती है? नहीं, मेरा मानना है कि वो भी ये नहीं। जो कुछ भी जेएनयू में हुआ है हाँ, या उसकी हैदराबाद में प्रतिक्रिया हुआ में है, प्रतिक्रिया नहीं, में वो- बीजेपी अगर कुछ करे, एबीवीपी कुछ करे, या एबीवीपी इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि छात्रों का की दिलचस्पी नहीं है इस मामले मेरा में? मानना है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आप जी। देखेंगे कि 1 महीने बाद लोग भूल जाएंगे कि ऐसा कोई आंदोलन जेएनयू में हुआ था। जी। अब जहां तक ये है कि वो इसमें एक नया एलिमेंट उभरा है। वो एलिमेंट ये है कि क्या देश में देशद्रोही नारे लगाना जी। और देशद्रोह की बात को फैशन बना के चलना, ये अगर एक नए ढंग से छात्र आंदोलन इसमें से निकालने की कोशिश की जाएगी तो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई दलों ने इस बात को एहसास किया है कि देश विरोधी नारों के पक्ष में खड़ा होना ये इस समय देश की मुख्यधारा के विरोध जाता है। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें भी ये देखने में आ रहा है कि चाहे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसके भाषणों को और बढ़ चढ़ कर बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो छात्र है, वो किसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कभी भी उसके आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नहीं, आंदोलन नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रतिक्रिया में क्या जवाबी संगठन जो दूसरे संगठन है वो अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं? क्या वो इस माहौल को इसके विपरीत माहौल बनाने में समर्थ है क्या? नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी उसके खिलाफ एक माहौल बनाया है। नहीं, लेकिन आमतौर पर ये माना जा रहा है कि भाजपा का भले जो युवा मोर्चा हो या जो संघ का जो एबीवीपी हो, ये कुछ मतलब इफेक्टिवली कहीं नजर नहीं आए पूरे मल्ले में। मुझे ये नहीं लगता कि कहीं टकराव का कोई स्कोप है। हाँ। टकराव की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जनमत है देश का, वो जनमत स्पष्ट रूप से सामने ये बात कह चुका है कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन देशद्रोही नारे वगैरह ये कोई इससे कोई आंदोलन नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है ये बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा और देश का छात्र और युवा वर्ग जो वो जो अपने उसमें खोया हुआ उसी में रहेगा, उसी में लगेगा, उसी करियर कॉन्शियस में पड़ जाएगा। और किसी और विश्वविद्यालय में इसकी कोई आग भड़केगी या उसमें से कोई लेफ्ट का आंदोलन निकलेगा। लेफ्ट में जैसे जादवपुर में फिर रिएक्शन में हुआ या साउथ में ऐसा हुआ है, चेन्नई में हुआ, ये तो एक तरह से धारा कई जगह छोटे छोटे बिंदु तो निकले। नहीं, मेरा मानना
है ये भी फुटकर घटनाएं हैं। आप देखते जाइए, अभी आने वाले समय में जी। पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। जी। अगर इस आंदोलन का कोई असर पश्चिमी बंगाल तक गया है और लेफ्ट पार्टीज अगर वहां फिर से जिंदा होती हैं, तब तो ये मानने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से वहां तृणमूल का गढ़ बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट एलिमेंट्स इससे कोई जन आंदोलन खड़ा करके और अपने पक्ष में कुछ युवा वर्ग को कर पाएंगे। इस समय देश का युवा वर्ग किसी प्रकार के झमेले में पड़ने के पक्ष में नहीं है। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।